क्या है ये है। ओके, अरे यार फिर इसने गड़बड़ कर दिया। ठीक है। कल बेटे हमने शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। आओ बेटे आज हमने उसी अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है। हाँ, जो नोट्स है बेटे, नोट्स मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए हैं। शायद अभी आप सभी लोगों को व्हाट्सअप आ गया होगा नोट्स का। आप वहां से व्हाट्सअप देख सकते हैं। क्या बेटे आप सभी लोगों ने व्हाट्सअप पे नोट्स डाउनलोड कर लिए? जल्दी बताएं हाँ या ना। बोलो बेटे, क्या नोट्स आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिए हैं? यस सर। ओके, चलो आगे। ठीक है, ये है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यस प्रिंटेड 2। क्या बात है उत्कर्ष, वेरी गुड यार। यानी जानी हम वो हैं जो पत्ता हिलने के पहले ही झाड़ काट देते हैं, ऐसा वाला काम चल रहा है उत्कर्ष है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंस। हालांकि बैलेंस शीट हमने पिछले वाले अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बनाई थी, लेकिन इस बार ये कह रहे हैं कि भाई अलग से मांग रखा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ तो बनाओ, और साथ में जो आपकी लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, जो फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, उसके बेसिस पर बैलेंस शीट भी बना के बताओ। आगे चलते हैं। ठीक है सर, ओके। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे बेटे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल साथ साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ट्रांजेक्शन है बेटे, मोहन कमेंस्ड अ बिजनेस विद कैश। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, लिखेंगे बेटे यहां पे सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेटे हमेशा आपके लिए होगी एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमेशा एसेट का टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के बराबर होगा। ये होगी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है सर, ओके। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है बेटे यहां पर, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल रिसोर्सेज बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू करेगा तो ये दो चीजों के अंदर इफेक्ट डालेगा। किस किस के ऊपर? मैंने कल भी कहा था बेटे, हर एक ट्रांजैक्शन और हर एक इवेंट के दो इफेक्ट होना चाहिए। देयर शुड बी द डबल साइडेड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं दो साइड इफेक्ट डालेगा। तो आपको सबसे पहले तो यह ढूंढना है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है या ये जो इवेंट हुआ है, ये किन किन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट डालेगा, किन दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा। जितने आप अकाउंट कहते हैं ना, उसको कहा जाता है अकाउंटिंग वेरिएबल। तो अगर कोई एक बिजनेसमैन अपनी पर्सनल एसेट बिजनेस के अंदर विड्रॉ करे तो सबसे पहले वो इफेक्ट डालेगा उस एसेट के ऊपर जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अब इन्होंने लिखा है विद कैश, तो पहला इफेक्ट किस पे आएगा? कैश पर। सेकंड इफेक्ट किस पे आना चाहिए? कैपिटल पे। तो अगर मैं इसी को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखूं तो इसके कारण बेटे मेरी कैश की एसेट इंक्रीज हो जाएगी। कितने रुपए से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था? 70,000। इससे मेरी कैश की एसेट इंक्रीज हो जाएगी 70,000 से, और साथ में बेटे इससे मेरी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी बेटे 70,000 रुपीज से। पहला ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया। दो ट्रीटमेंट या दो इफेक्ट जहां जहां जाने थे वहां वहां हमने डाल दिए। चेक करो क्या पहले ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, हाँ या ना। एसेट की टोटल है कुल मिला के 70,000, कैपिटल और लायबिलिटी की टोटल है। लायबिलिटी सर कितनी? लायबिलिटी बेटे फिलहाल 0। अभी तक हमने किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं ली है, तो लायबिलिटी हमारे लिए 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का टोटल अगर देखा जाए तो 70,000 होता है। चले आगे। अब बात आती है सर किसकी? अब बात आती है बेटे सेकंड ट्रांजैक्शन की। परचेस यानी कुछ ना कुछ खरीदा है। अब आप दो चीजें खरीद सकते हैं बिजनेस के लिए। या तो बेटे आप गुड्स खरीद रहे होंगे, मैंने पहले ही बताया गुड्स का मतलब क्या, वो चीजें या वो आइटम जिनको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको कहा जाता है गुड्स। और या तो फिर वो चीजें या वो आइटम जिनको हम खरीद तो रहे लेकिन हमारा उसके पीछे रीसेलिंग का पर्पस नहीं है, हम उनको खरीदते समय बेचना नहीं चाहते, हम उनको खरीदने के बाद अपने पास रखना चाहते हैं और बिजनेस के अंदर हम उनको लॉन्ग टर्म तक यूज करना चाहते हैं, उनको कहा जाता है एसेट। तो अगर कोई भी चीज खरीदी गई है या कोई भी चीज बेची गई है तो पहले आपका काम है ये देखना कि ये गुड्स खरीद रहे हैं कि एसेट खरीद रहे हैं। इन्होंने लिखा है परचेज्ड गुड्स, और जब ऑन क्रेडिट यानी बेटे यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने गुड्स खरीदा, और वो भी किस पे खरीदा? क्रेडिट पे। तो अगर आपने गुड्स खरीदा है तो पहला इफेक्ट तो आ जाना चाहिए आपका स्टॉक के ऊपर, और सेकंड इफेक्ट क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदा है
तो जो भी आपका सप्लायर है जिससे आपने गुड्स खरीदा है उसको अभी तो आपने पेमेंट किया नहीं, बट यू आर गोइंग टू पे अमाउंट इन फ्यूचर, तो ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट हो गई, ये आपकी एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गई कि फ्यूचर में जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई हैं उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से फ्यूचर में आप अपने सप्लायर को पैसे देंगे। तो आपकी जो दूसरा इफेक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए सप्लायर के ऊपर। तो अगर मैं इसको अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रोसेस करूं तो जब भी बेटे मैं गुड्स खरीदूंगा सबसे पहले मेरा बढ़ जाएगा स्टॉक। इस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के पहले तक मेरा स्टॉक कितने का था, 0 रुपीस का। अब मैंने 4000 का स्टॉक खरीदा है तो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 4000 रुपीस से। साथ में क्योंकि मैंने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है तो यहां पर बेटे मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सर कौन सी लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, बेटे यहां मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिटर्स की, जिनसे मैंने उधारी में गुड्स खरीदा है। ऐसे लोगों को कहा जाता है बेटे क्रेडिटर, क्योंकि इन लोगों को हम फ्यूचर में अमाउंट पे करने वाले हैं। तो ऑल दोस पर्सन टू हुम अमाउंट विल बी पेएबल इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बेटे पहले हमारी क्रेडिटर्स की जो लायबिलिटी थी वो 0 की थी, अब हमारी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी भी 4000 से बढ़ जाएगी। मैंने चेक करना है कि दूसरे ट्रांजैक्शन के बाद मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है हां या ना। आओ बेटे चेक करें। मेरे पास कैश बैलेंस है 70,000 रुपीस का, अब मेरे पास में स्टॉक हो गया 4,000 रुपीस का, कैपिटल अभी भी है 70,000 रुपीस, लेकिन अब हमारे क्रेडिटर्स हो गए 4,000। अगर आप चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की टोटल भी 74,000 होती है और राइट हैंड साइड की टोटल भी 74,000 होती है। इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर टैली कर रही है। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, विड्रू मतलब निकालना, विड्रॉ करना फॉर प्राइवेट यूज, यानी बेटे इसने बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ किए होंगे, पहले इसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उसको हमने कहा कैपिटल। और जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसे निकालना शुरू कर दे तो हम उसको कहते हैं ड्रॉइंग। ठीक, ड्राइंग को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर आपको ड्राइंग की डेफिनेशन देनी हो तो क्या दोगे, ड्राइंग की आप यही डेफिनेशन लिखोगे। आप ड्राइंग की डेफिनेशन लिखेंगे कि भाई जो भी हमने वॉट एवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैज बीन विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर इट्स पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। बात खत्म। तो यहां पर पहला इफेक्ट आना चाहिए बेटे ड्राइंग्स के ऊपर, और दूसरा कोई भी कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब प्रोप्राइटर ने कैश ही विड्रॉ किया होगा, तो सेकंड इफेक्ट आना चाहिए बेटे कैश के ऊपर। अब सर इनका इफेक्ट डालेंगे कहां कहां, जैसी आप कैश विड्रॉ करेंगे वैसे आपका कैश का बैलेंस 1700 से कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो यहां पर आपका कैश का बैलेंस 1700 से कम हो जाएगा, तो कैश में करेंगे माइनस। सबसे पहले बेटे कैश में से ये 1700 माइनस होंगे, और क्योंकि ये ड्राइंग है और ड्राइंग आपकी कैपिटल की जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए ड्राइंग को हमेशा कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के कारण ना तो मेरे स्टॉक पे कोई फर्क पड़ा, ना तो मेरे क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट आया। ठीक है सर, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है या नहीं होती। आओ देखें, कैश का बैलेंस था पहले 70,000, मैंने विड्रॉ कर लिया 1700, तो अब मेरे पास में कैश का बैलेंस बाकी है 68,300 प्लस मेरे पास अभी भी स्टॉक रखा हुआ है 4,000 रुपीस का, और अगर देखा जाए तो मेरे पास कैपिटल बची है 68,300 रुपीस की मेरी कैपिटल है, और क्रेडिटर्स की लायबिलिटी 4,000। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, यस सर, लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे चलते हैं, अगला गुड्स परचेज्ड, फिर से इन्होंने सामान खरीदा बेटे, और अगर उन्होंने गुड्स परचेज किया तो देखना पड़ेगा कैश में कि क्रेडिट में, तो इन्होंने लिखा है कैश, इसका मतलब हमने उनको कैश दिया होगा और उसके बदले में उनसे गुड्स ले लिया होगा। कितने रुपए का गुड्स खरीदा सर, 10,000 का। तो जब मैंने गुड्स परचेज किया होगा, इनको मैंने कैश में पेमेंट की होगी, तो अल्टीमेटली मेरा कैश बैलेंस 10,000 रुपीज से कम हो गया होगा। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट यह आना चाहिए, इससे मेरा कैश बैलेंस 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा लाया अपने गोडाउन में रख दिया, तो इससे मेरी स्टॉक की एसेट बढ़ जानी चाहिए 10,000 रुपीज से। क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, चेक करो। हां सर, अब हमारा कैश बैलेंस हो गया होगा बेटे 58,300 और हमारे स्टॉक का बैलेंस हो गया होगा 14,000 रुपीज। कैपिटल का बैलेंस होगा 68,300। इस ट्रांजैक्शन के कारण ना तो बेटे हमारे कैपिटल में कोई फर्क पड़ा है
और ना तो बेटे हमारे क्रेडिटर्स में कोई फर्क पड़ा है। इसका मतलब हमारी कैपिटल अभी भी 68,300 ही रहेगी और हमारे क्रेडिटर्स रहेंगे 4,000 रुपीज के। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? आओ बेटे चेक करके देखें। 58,300 प्लस 14,000 इज इक्वल टू 72,300। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल होता है 73,200, 72,300 लिख देता हूं मैं यहां पर। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की टोटल होती है बेटे 72,300। राइट हैंड साइड की टोटल कितनी हो रही है? आओ चेक करें। राइट हैंड साइड की टोटल होती है 68,300 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 72,300। ये लो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की टोटल बराबर। आगे चलते हैं। ठीक है सर, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगले ट्रांजैक्शन में कह रहे हैं बेटे पेड वेजेस। पेड लिखा है मतलब कैश ही दिया होगा, इन्होंने कैश पे किया होगा। और क्यों कैश पे किया है? वेजेस। और वेजेस आपके लिए क्या है बेटे? एक्सपेंस। मैंने कल भी बताया था कि जितने भी आपके खर्चे होंगे वो आपकी कैपिटल में से ही एडजस्ट किए जाएंगे, जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे वो आपकी कैपिटल में से ही माइनस होंगे। ठीक है सर, तो हमने यहां पर वेजेस पे की हैं कितने रुपए की? 300 रुपीज की। जैसे ही आप वेजेस पे करोगे बेटे, वेजेस पे करते से ही आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा। जितना आपके पास में अवेलेबल कैश था उतना कैश बैलेंस आपके पास में कम हो जाएगा और खर्चों का बर्डन आपने कैपिटल में डालना है। इसका मतलब आप इसको अपनी कैपिटल से माइनस करेंगे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन के कारण मेरे स्टॉक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस ट्रांजैक्शन के कारण मेरे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर ऐसा 0-0 लिखना जरूरी है? बेटे असल में ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया भी नहीं है और ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसकी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके कह रहा हूं कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को जनरल एंट्री में प्रॉब्लम होती है। जनरल एंट्री में ऐसे जो जनरल एंट्री वाला शुरू का इनिशियल चैप्टर होता है उसमें तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक के बाद एक एक चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाते हैं और चैप्टर्स के अंदर कंसेप्ट बदलता चला जाता है, तो हर एक चैप्टर का जो बेसिक होता है वो जनरल एंट्री से ही आता है। तो हर एक बदले हुए चैप्टर के हिसाब से आपको उससे रिलेटेड एंट्रीज कैसे बनानी चाहिए, कई बार वहां पर कंफ्यूजन आना शुरू हो जाते हैं। तो जहां जहां आपको जनरल एंट्री बनाने में कंफ्यूजन आएगा या आपको किसी भी आइटम की कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दिक्कत होगी आगे जाके सीए फाइनल तक, तब तक बेटे आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक ही आपकी मदद करेगा। है सर, यही मदद करेगा? हाँ, यही मदद करेगा बेटे तुम्हारी। अब आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि क्यों अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक इतना जरूरी है और क्यों मैं इसको 2 से 3 दिन दे रहा हूं बेटे। आगे चलते हैं। इतना करने के बाद अब चेक करना है क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है। हमारे पास कैश बैलेंस बच गया है 58,300, हमारे पास स्टॉक बाकी है 14,000 का, हमारे पास कैपिटल बैलेंस बाकी है 68,000 रुपीज का और हमारे पास में क्रेडिटर्स हैं 4,000 रुपीज के। आगे चलूं? यस सर, आगे चलूं। चलो फिर आगे। सर चेक तो करो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हुई कि नहीं। अच्छा चेक करना है क्या? ये लो 58,300, अरे यार ये क्या लिख दिया मैंने, 58,300 प्लस 14,000। बेटे मेरी एसेट का टोटल होता है अभी भी 72,300। 72,300, अरे ये 58,000 होना चाहिए। ओके ओके ओके, रुको रुको, ये होना चाहिए 58,000। ओके, तो ये हो जाएगा फिर 72,000। लाइबिलिटी का भी चेक कर लेते हैं बेटे। 68,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू, हाँ बेटे यहां का टोटल भी होता है 72,000। ये लो, एसेट का टोटल लाइबिलिटी के टोटल के बराबर। आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन। सर अगला ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 कहता है पेड टू सप्लायर। सप्लायर मतलब कौन? जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था। चेक करो बेटे, क्या हमने कभी कोई क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था? यस सर। कहां किया था? सर यहां हमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था। बेटे यहां तुमने क्रेडिट में गुड्स परचेस किया था। अगर आप किसी से क्रेडिट में सामान खरीदोगे तो कभी तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना आपको। तो वही कह रहे हैं कि हमने अपने सप्लायर को पेमेंट किया 10,000 रुपीज का। अरे अरे सर 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 कुछ गलती हो गई आपसे। मैंने कहा क्या बेटे? सर देखो ना, हमने सर सप्लायर से गुड्स परचेस किया था 4,000 का और आप कह रहे हो कि हमने सप्लायर को पेमेंट किया 10,000 रुपीज का। अरे यार ऐसा नहीं लग रहा बेटे मिसप्रिंटेड है ये? बोलो ना बेटे, बताओ बेटे, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर पहले जो ट्रांजैक्शन था उसमें लिखा था कि हमने सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स परचेस किया है 4,000 रुपीज का और हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपीज का। हाउ इज इट पॉसिबल? बात तो सही है, आप अपने सप्लायर को, लेकिन बेटे याद रखें, हाँ असल में आपको ट्रांजैक्शन लगता है कि सर मिसप्रिंटेड है, शायद ट्रांजैक्शन लगता है कि गलत है, लेकिन आप अकाउंटेंट हैं। याद रखें बेटे, बिजनेस के अंदर कुछ भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, कभी भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है बिजनेस के अंदर।
असल में आपको ढूंढना है, आपको पता करना है कि ट्रांजैक्शन जो आपके सामने आया है उसके पीछे की सही स्टोरी क्या रही होगी। और हर चीज के पीछे एक ना एक स्टोरी होती है। कोई भी आदमी बताओ बेटे, प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर मैं सप्लायर से 4000 का गुड्स परचेस कर रहा हूं, देन व्हाई आई एम गोइंग टू पे रुपीज 10,000। सर वही तो कह रहे हैं ना, मिसप्रिंटेड है सर, यहां पे 4000 रुपीज होना चाहिए था, यहां पे 2000 होता, 3000 होता, 4000 होता, तो भी बात गले से उतर जाती। लेकिन सर यहां तो 10,000 की पेमेंट हो रही है। बताओ बेटे, क्या यहां पर आपको बेटे उत्कर्ष ने कहा यस सर मिसप्रिंटेड लगता है, बात तो सही है। ये है बेटे बड़ा ऑनेस्ट आंसर, ईमानदारी की बात। जो मन में आया उत्कर्ष ने बराबर यहां पर मैसेज बॉक्स में लिख दिया, एकदम मैसेज बॉक्स में उसने लिख दिया। पारस और तनु, बेटे आपका क्या ओपिनियन बनता है, आप बताएं। क्या ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन मिसप्रिंटेड है या गलती से प्रिंट हुआ होगा? बोलो ना बेटे। बेटे अगर ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे चुप रहोगे, तो फिर शायद लाइव क्लासेस का मजा खत्म हो जाएगा बेटे। लाइव क्लासेस का मजा तो इसी में है कि टू वे कम्युनिकेशन होती रहे, मैं यहां से बोलता रहूं, आप वहां से बोलते रहो, आप मेरी सुने, मैं आपकी सुनो, कुछ मेरी सुनो। सर कुछ रीजन होगा। सर हो सकता है पहले का ट्रांजैक्शन हुआ हो। नहीं बेटे, पहले का ट्रांजैक्शन तो तनु पहले होने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने जानबूझ के आप लोगों से इसीलिए पूछा, क्योंकि आपके मन में क्या विचार उठते हैं मुझे पता तो होना चाहिए, और अगर आपने इसके बारे में कुछ गलत सोच रखा है तो मैं आपको उस गलती को भी ठीक कर सकूं। सुनो, तनु आपका कहना है कि सर हो सकता है पहले से कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो। उसने बेटे बिजनेस अभी अभी तो शुरू किया है, जहां से उसने बिजनेस शुरू किया है वहां से सारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको बताए जा रहे हैं, और इन ट्रांजैक्शन में तो अभी कुछ दिया नहीं है कि पहले से कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा। तो यह मानना कि सर पहले से कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा फिलहाल यहां पर हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक, ओके सर, कुछ तो रीजन होगा। हाँ बेटे, ये जो कुछ तो रीजन होगा ना, ये सोचना पड़ेगा। असल में सर सप्लायर को हमने 10,000 की पेमेंट की है, तो क्यों की है? अभी फिलहाल बेटे रीजनेबली मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि अगर मैंने सप्लायर को 10,000 रुपीज की पेमेंट की है, तो 10,000 में से 4,000 रुपीज की पेमेंट तो पहले का जो डेट था, अर्लियर डेट, जो हमारा पुराना डेट था, जो हमारी पुरानी उधारी थी, उस पुरानी उधारी के लिए 4,000 का पेमेंट किया होगा। यहां तो बेटे आप भी मेरे साथ में हो। हां, ये लिखा बेटे पारस ने सही जवाब, फ्यूचर पेमेंट। हां, हो सकता है कि हमारी पहले से कोई उधारी चल रही हो, पहले से उधारी चल रही थी सर 4,000 की, तो मैंने 10,000 में से 4,000 रुपीज तो अर्लियर डेट्स का पेमेंट करने के लिए किया होगा। डेट का मतलब होता है उधारी। ठीक है, जब ये लिखता हूं ना बेटे मैं डेट, तो डेट का मतलब होता है उधारी। जो हमने क्रेडिट ले रखा है, जो हमने उधार ले रखा है, उसको कहते हैं डेट। सर इसको तो डेप्ट कहना चाहिए, बी साइलेंट होता है बेटे इसके अंदर। आगे चलते हैं। दूसरा सर, एडिशनल 6,000 क्यों पे किए गए? एडिशनल 6,000 फिलहाल अगर कुछ नहीं है तो इसका एक ही कारण बनता है, एडवांस टू सप्लायर। हो सकता है हम अपने सप्लायर से कोई ऐसा गुड्स मंगवा रहे हो, हम अपने सप्लायर से कोई ऐसा सामान चाहते हो जो फिलहाल सप्लायर के पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन सप्लायर ने कहा कि चाहिए है तो मैं बुलवा दूंगा, आपको लाके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है सप्लायर का कहना यह हो कि सर ये सामान ज्यादा तो बिकता नहीं है। अब क्योंकि ये सामान ज्यादा बिकता नहीं, लाओ रखो इसको, इन्वेंट्री को मेंटेन करो, बाद में नहीं बिकेगा तो पूरा लॉस हो जाता है, तो इसीलिए आप मेरे को एडवांस दे दो, मैं आपने जैसे मुझे एडवांस पे करेंगे सामान मैं आपको इस फलाना फलाना रेट में बुलवा के आपको दे दूंगा। तो ये होगा बेटे आपका एडवांस टू सप्लायर। ऐसा बेटे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे पारस ने कहा था कि सर ये फ्यूचर पेमेंट है, एकदम सही कहा था। इस तरीके से आपको हर एक बात को बड़ा बारीकी से सोचना पड़ेगा, तभी आपकी अकाउंटिंग सही हो सकती है। ठीक है सर। सर तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट आएगा? सबसे पहले तो मैंने 10,000 रुपीज पे किए हैं। 10,000 रुपीज अगर मैंने पे किए हैं तो ये मेरी कैश बैलेंस में से माइनस हो जाना चाहिए। ये मेरे कैश बैलेंस में से माइनस हो गया 10,000। उस 10,000 का अगर ब्रेकअप देखूं तो 4,000 रुपीज मैंने अपने पुराने डेट की पेमेंट के लिए दिए हैं, और मेरे पुराने डेट की पेमेंट क्रेडिटर्स के नाम पे लिखी हुई है, तो ये 4,000 रुपीज मेरे क्रेडिटर्स में से माइनस होंगे। सर बचे हुए 6,000 का क्या इफेक्ट डालोगे? जो एडवांस टू सप्लायर है इसका क्या करोगे? अगर मैं अपने सप्लायर को एडवांस देता हूं तो जब तक मुझे वो सामान नहीं मिल जाता, जब तक वो गुड्स मुझे रिसीव नहीं हो जाता, तब तक बेटे एडवांस टू सप्लायर मैं कैसे ट्रीट करूंगा? अपनी एसेट के जैसा ट्रीट करूंगा। सर एसेट के जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हो? कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती हो, भले ही शॉर्ट टर्म दे लॉन्ग टर्म दे, वो आपके लिए एसेट होगी। एसेट की डेफिनेशन क्या? हाँ, एसेट की डेफिनेशन क्या? एसेट की डेफिनेशन बेटे हमारे अकाउंट के अंदर होती है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस, किसी भी तरह के कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस विच विल जनरेट
विच विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, आपको जो फ्यूचर में बेनिफिट दे उसको कहते हैं हम लोग एसेट। तो भाई सीधी बात है, आज मैंने सप्लायर को एडवांस दिया है, सप्लायर ने मुझे अभी तो गुड्स दिया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में या तो मैं उससे गुड्स रिकवर करूंगा और या तो मैं उससे पैसे रिकवर करूंगा। सप्लायर ने कहा 2 दिन बाद आना, मैं आपका सामान बुलवा के आपको पैसे, मैं आपको सामान बुलवा के दे दूंगा। हम 2 दिन बाद पहुंचे, हमारे सप्लायर ने 2 दिन बाद अगर सामान दे दिया तो ठीक, नहीं तो 2 दिन बाद हम क्या कहेंगे, एक काम करो भैया पैसे वापस कर दो, मैं कहीं और से ले लूंगा, अभी तक सामान नहीं आया तो फिर मैं क्या करूंगा। तो बेटे हमने जो उसको आज एडवांस दिया है उसके बदले में फ्यूचर में या तो बेटे आपको वो गुड्स मिलेगा, और अगर धोखे से सप्लायर गुड्स नहीं दे पाया तो आप उससे अपना कैश वापस ले लोगे। दो में से कोई ना कोई चीज तो आपको मिलने वाली है ना, यानी फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तो एडवांस टू सप्लायर आपके लिए हो जाएगी एसेट। तो मैं इसको लिखूंगा बेटे एसेट साइड में, एडवांस टू सप्लायर, ये होगी बेटे हमारी एसेट, और एडवांस टू सप्लायर की एसेट में प्लस करूंगा 6000 रुपीज। सर अगर मान लो कल को उसने गुड्स दे दिया तो क्या करेंगे बेटे, जब वो गुड्स दे देगा, इसको लिखना मत, समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब वो हमें गुड्स दे देगा, सप्लायर हमको हमारा गुड्स दे देगा, तब हम एडवांस टू सप्लायर की एसेट को खत्म कर देंगे और साथ में बेटे हम अपने स्टॉक की एसेट को बढ़ा देंगे। लेकिन ये काम तब करेंगे जब सप्लायर हमको हमारा गुड्स दे देगा। सर अगर मान लो वो हमको गुड्स नहीं दे पाया, उसने कहा ठीक है आप अपने पैसे वापस ले लो, तो क्या करेंगे। अगर उसने हमको हमारे पैसे वापस कर दिए तो एडवांस टू सप्लायर में से 6000 की एसेट कम करेंगे और साथ में बेटे हम कैश में 6000 प्लस कर देंगे, ये काम करेंगे। सर अगर मान लो पेंडिंग रहा, तो जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। तो या तो हम सप्लायर से गुड्स रिकवर करेंगे तो एडवांस टू सप्लायर की एसेट कम करके स्टॉक की एसेट बढ़ा देंगे, या तो उससे कैश वापस लेंगे तो फिर एडवांस टू सप्लायर की एसेट को कम करके कैश को बढ़ा देंगे। इस तरीके से फ्यूचर में काम होगा, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ है वो देखने के बाद, ठीक है सर। इस ट्रांजैक्शन के बाद चेक करो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, हां या ना। ठीक है सर, आओ देखें। हाँ बेटे, अब मेरा कैश बैलेंस हो गया है 48,000 रुपीज का। माई कैश बैलेंस इज रुपीज 48,000। मेरे स्टॉक की एसेट अभी भी है 14,000 रुपीज की। एडवांस टू सप्लायर की एसेट आ गई 6,000 रुपीज की। मेरी कैपिटल की लायबिलिटी है 68,000, लेकिन मेरी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी हो गई निल। जितनी मेरी पुरानी उधारी चल रही थी सारी की सारी पुरानी उधारी मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं। सर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10,000 पूरे के पूरे आपने एडवांस टू सप्लायर दे दिए होंगे, आपने सप्लायर को एडवांस दिया होगा। बेटे ऐसे के लिए तो कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हो सकता है 1,000 रुपीज का मैंने पुराना डेट पे किया और 9,000 एडवांस दिए हो सकता है 2,000 का मैंने पुराना डेट पे किया और 8,000 का एडवांस दिया हो। ऐसे तो कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसमें जो एक सबसे प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी दिखती है वो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी को मैंने यहां पे लिख दिया। आगे चलते हैं, ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, 7th। ठीक है सर, अब आगे कह रहे हैं सोल्ड गुड्स। अब बेटे हमने गुड्स बेचा है। जब भी आप गुड्स बेचेंगे तो पहला इफेक्ट किसके ऊपर आना चाहिए, स्टॉक के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप गुड्स बेचेंगे आपकी स्टॉक की एसेट कम हो जाएगी। इससे बेटे आपकी स्टॉक की एसेट कम होगी। अब चेक करो जो गुड्स बेचा है वो कैश में कि क्रेडिट में बेचा है, क्योंकि अगर कैश में बेचा होगा तो इससे हमारी कैश की एसेट इंक्रीज होगी, और अगर यही गुड्स आपने क्रेडिट में बेचा होगा तो इससे हमारे डेटर्स की एसेट इंक्रीज होगी। ठीक है, लिखा बेटे फॉर कैश, इसका मतलब इसका एक इफेक्ट किस पे आएगा, कैश पे। इससे हमारी कैश की एसेट बढ़ेगी। ये कह रहे हैं जो गुड्स हमने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपीज की थी, लेकिन गुड्स को बेचा है 15,000 में है। सर ऐसे, हाँ बेटे क्या हुआ, तो दिक्कत क्या है। सर लेकिन 3,000 का गुड्स कोई 15,000 में बेचता है क्या। बेटे आप अकाउंटेंट हैं, अपनी लिमिटेशन समझें। बिजनेस को कंट्रोल करने की ताकत आपके अंदर नहीं है बेटे। आपके अंदर सिर्फ बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है, उसी इंफॉर्मेशन को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करना है, उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, और उसी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट और आखिरी में एनालाइज करने के बाद आपको यूजर तक कम्युनिकेट करना है। और अगर आपसे कोई डिसीजन मांगा जाता है, अगर आपसे कोई सजेशन मांगा जाता है, तो आप अपनी इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करके आप सजेशन दे सकते हैं बस। अगर आप कहें कि 3,000 का गुड्स कोई 15,000 में बेचता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो लूटपाट मची हुई, तो ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है बेटे। अगर आपके पास में क्या अधिकार है ये आपको पता है, तो आपकी क्या लिमिटेशन है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए इस तरह का कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। 3,000 की कॉस्टिंग का गुड्स था, हमने उठा के 15,000 में बेचा, सही किया गलत किया उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है सर, प्रोसेस कैसे करोगे, ठीक है ये लो। अगर मैंने गुड्स बेचा है तो जितने रुपए की कॉस्ट प्राइस का गुड्स बेचा है उसको पहले मैं स्टॉक में से माइनस करूंगा। इससे बेटे मेरी स्टॉक की एसेट कम हो जाएगी 3,000 रुपीज से।
अब क्योंकि गुड्स मैंने कैश में बेचा है इसलिए बेटे मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा 15,000 रुपीज से। ठीक है सर, अब क्या होगा, 3,000 का गुड्स अगर 15,000 में बेचोगे तो बताओ बेटे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं बेटे, बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? और कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए, बताओ बेटे बताओ। बोलो बेटे। सर प्रॉफिट होगा यहां पर 12,000 रुपीज का, और जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से हम अपनी कैपिटल को बढ़ाएंगे या हम अपनी कैपिटल में प्लस करेंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। लेकिन इस ट्रांजैक्शन से ना तो मेरे एडवांस टू सप्लायर वाली एसेट के ऊपर इफेक्ट आया और ना तो मेरी क्रेडिटर्स की लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। तो बेटे अब व्हाट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? हमारे पास 48,000 का कैश बैलेंस पहले से था, 15,000 का कैश और मिल गया, यानी अब हमारा कैश बैलेंस हो गया बेटे 63,000 रुपीज। कैश बैलेंस हो गया बेटे अब हमारा कैश बैलेंस हो गया बेटे 63,000 रुपीज प्लस स्टॉक। स्टॉक हमारे पास पहले था बेटे 14,000 रुपीज का, माइनस इसमें से कर दिया 3,000, इसका मतलब मेरे पास अभी भी स्टॉक बचा हुआ है 11,000 रुपीज का। प्लस अगली एसेट थी एडवांस टू सप्लायर, 6,000 रुपीज की थी। एडवांस टू सप्लायर ये पहले भी 6,000 की थी, अभी भी ये एसेट 6,000 रुपीज की है, इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल बेटे पहले थे 68,000 रुपीज की, अभी 12,000 का प्रॉफिट इसमें और हो गया ऐड, तो अब हमारी कैपिटल का बैलेंस हो गया बेटे 80,000 रुपीज। प्लस क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स की लायबिलिटी है अभी भी निल। चेक करो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, हाँ या ना? सर कैश बैलेंस 63,000 प्लस स्टॉक 11,000 प्लस एडवांस टू सप्लायर 6,000, यानी सर लेफ्ट हैंड साइड का टोटल देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल होता है 80,000 रुपीज, राइट हैंड साइड का भी टोटल हो रहा है सर 80,000 रुपीज, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो जाती है। ठीक है चलो आगे चलते हैं फिर। यस सर आगे चलो। अगला ट्रांजैक्शन होगा बेटे 8th ट्रांजैक्शन। आओ चेक करें 8th ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है। रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। सर ये क्या मामला है? हमने भाई किसी का प्रमाइस दिया होगा रेंट पे, और रेंट के प्रमाइस पे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब अगर किसी के प्रमाइस को आपने रेंट पे लिया होगा तो रेंट तो पे करना पड़ेगा ना? हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा। इसलिए 1,000 रुपीज का रेंट हमने कैश में पे किया है, और रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा है। सर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटे उधारी। हमने कैश में तो रेंट पे कर दिया बेटे 1,000 रुपीज का, लेकिन अभी भी 200 रुपए का रेंट हमारा उधार है, यानी टोटल रेंट कितना रहा होगा? सर टोटल रेंट रहा होगा, हमने कैश पे कर दिया 1,000 का, 200 रुपए का रेंट उधार चल रहा है, इसका मतलब टोटल रेंट का खर्चा कितना रहा होगा? 1,200 रुपीज। तो वो एक्सपेंस जो ड्यू हो जाए, मैं क्या कह रहा हूं बेटे ध्यान से सुनो, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, जो खर्चा ड्यू हो जाए लेकिन आपने पे ना किया हो, ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सर ये ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू का मतलब ये है, यहां पे जो वर्ड लिखा है ना बेटे ड्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर ये ड्यू का मतलब क्या है? ड्यू का मतलब है बेटे यहां पर कि आपने बेनिफिट तो ले लिए हैं, बेनिफिट्स टेकन, हाँ आपने बेटे बेनिफिट ले लिए हैं, इसका मतलब कानूनी तौर पे आप बाध्य हैं, ये आपकी ऑब्लिगेशन बन गई है, क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं, देन इट बिकम्स योर ऑब्लिगेशन कि आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट करेंगे। एक्चुअल पे किया कि नहीं किया ये मैटर नहीं करता, मैटर यहां पर यह करता है कि क्या आप बेनिफिट ले चुके हैं। यस सर हम वैल्यू बेनिफिट ले चुके हैं, और अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं तो या तो आज आप तुरंत पेमेंट करें और या तो आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप बेनिफिट ले चुके हैं तो ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बन गई, आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कमिटमेंट हो गई कि आप इसको फ्यूचर में पे करेंगे। तो इसीलिए जैसे ही आप किसी भी खर्चे का बेनिफिट ले चुके होते हैं, ये अमाउंट ड्यू हो जाता है। ड्यू होने का मतलब यहां पर यह है कि आप फ्यूचर में इसका पेमेंट करने के लिए खुद कमिट कर रहे हैं। तो ऐसे जो अमाउंट जिसका, ऐसे कोई भी खर्चे जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं और जिसका भी पेमेंट करना बाकी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर ये क्या होगा? अब सीधी बात है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, और लायबिलिटी बन जाएगी जिसको लायबिलिटी में ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है सर। सर प्रोसेस कैसे करेंगे ये समझाओ। मैंने कहा सुनो ये लो
आपने 1000 रुपीज का कैश पे किया है तो इससे सबसे पहले आपकी कैश की एसेट कम हो जाएगी 1000 रुपीज से। दूसरा, आपने बेटे कुछ उधार भी कर लिया है तो यहां पर हो जाएगा बेटे, ये भी होंगे आपके क्रेडिटर्स, लेकिन ये होंगे आपके क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। हाँ सर, ये दो अलग अलग टाइप के क्रेडिटर बना दिए। हाँ बेटे, एक तो जो पुराने वाले क्रेडिटर्स थे, वो पुराने वाले क्रेडिटर्स किस चीज के लिए थे? पुराने वाले क्रेडिटर्स आपके गुड्स के लिए थे। आपने पुराने वाले क्रेडिटर्स से उधारी में गुड्स खरीदा था, लेकिन ये जो क्रेडिटर्स हैं ये आपके एक्सपेंसेस के लिए क्रेडिटर्स हैं। तो यहां पर मैंने क्रेडिटर्स की दो अलग अलग कैटेगरी बना दी, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स अलग, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस अलग। ठीक है सर। अब आपके 200 रुपीज का रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस भी आपके 200 से बढ़ेंगे, लेकिन टोटल खर्चा कितना हुआ था? सर टोटल खर्चा हुआ था 1200 रुपीज का, इसलिए आप अपनी कैपिटल में से 1200 रुपीज माइनस करके दिखाएंगे। तो फाइनली अब चेक करो क्या अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है, हाँ या ना? हाँ सर, चेक करो अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है कि नहीं हो रही है। अब अगर चेक करना है तो यहां पर बेटे मेरा कैश का बैलेंस होगा 62,000, 63,000 का कैश का बैलेंस था, इसमें से 1000 कैश पे कर दिया, कैश बैलेंस 62,000, स्टॉक का बैलेंस 11,000, एडवांस टू सप्लायर 6,000। कैपिटल का बैलेंस बचेगा बेटे 80,000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 78,800। क्रेडिटर फॉर गुड्स 0, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 200। चेक करो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है या नहीं, चेक करके बताओ बेटे। एसेट की टोटल कितनी हो रही है? बताओ बेटे एसेट की टोटल कितने रुपए की हो रही है? सर 62 और 11, 62 और 10 72 और 1 73 और 6 69,000। अरे 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 अरे, यहां पर ये कुछ गड़बड़। नहीं ठीक तो है। बोलो बेटे लेफ्ट हैंड साइड की टोटल कितनी हो रही है? सर लेफ्ट हैंड साइड की टोटल हो रही है 62 प्लस 11 इज इक्वल टू 73, 73 प्लस 6 इज इक्वल टू 79,000। लेफ्ट हैंड साइड की टोटल हो रही है 79,000, राइट हैंड साइड की टोटल हो रही है 79,000। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर टैली कर जाती है। ठीक है सर, अगला ट्रांजैक्शन। आओ अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़े। 9th ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स। अभी फिर बेटे हमने गुड्स बेचा, जैसे ही आप गुड्स को बेचेंगे पहला इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? स्टॉक के ऊपर आएगा, इससे आपकी स्टॉक की एसेट कम हो जाएगी। टू जी राय, कोई जी राय नाम का आदमी है, इसको हमने गुड्स बेचा है। अब ये चेक करना है कैश में कि क्रेडिट में। लिखा है ऑन क्रेडिट, उधारी में गुड्स बेचा है बेटे। हमने यहां पे 1000 रुपीज की कॉस्ट प्राइस का गुड्स आपने 1200 रुपीज में बेचा है। ओके, इसका मतलब हमारी स्टॉक की एसेट कॉस्ट प्राइस से कम हो जाना चाहिए, स्टॉक की एसेट कम होगी 1000 रुपीज से। गुड्स को आपने 1200 में बेचा है, लेकिन क्योंकि इस बार गुड्स क्रेडिट में बिका है, इसका मतलब आपकी एक नई एसेट इंक्रीज होगी। नई एसेट कौन सी होगी? डेटर्स की। सर ये डेटर कौन लोग होते हैं बेटे? ये हमारे होते हैं कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स बेचा होता है, उनको कहा जाता है डेटर्स। तो बेटे जितना 1200 रुपीज में गुड्स बेचा है उससे हमारी डेटर्स की एसेट इंक्रीज होगी। अब इसमें साफ समझ में आ रहा है 200 का प्रॉफिट है, और जो भी प्रॉफिट है आप इसको अपनी कैपिटल के अंदर ऐड करके दिखाएंगे तो कैपिटल में ऐड होगा 200 रुपीज फॉर प्रॉफिट। चेक करो क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करती है इस ट्रांजैक्शन के बाद। हाँ सर बताओ। सुनो, इस ट्रांजैक्शन के कारण मेरे कैश बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि ना तो मैंने कैश लिया है ना तो मैंने किसी को कैश दिया है, इसलिए मेरा कैश बैलेंस पहले भी 62,000 रुपीज का था, अभी भी 62,000 का है। इससे मेरी स्टॉक की एसेट हो जाएगी 10,000, क्योंकि 11,000 का स्टॉक था, 1,000 का स्टॉक मैंने बेच दिया, तो अब मेरा फाइनली स्टॉक कितने का हो गया? 10,000 रुपीज का। एडवांस टू सप्लायर की एसेट के उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब एडवांस टू सप्लायर अभी भी कितने का है? 6,000 रुपीज। डेटर्स नाम की मेरी नई एसेट क्रिएट हो गई 1200 रुपीज की। कैपिटल का मेरा रिवाइज्ड बैलेंस हो गया बेटे 79,000 रुपीज का। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स ये हैं बेटे निल, लेकिन क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस हो गए हैं 200 रुपीज के। यहां पर बेटे और कोई ट्रांजैक्शन बचा हो तो बताओ। नहीं सर, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं बता, सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुके हैं। तो इसको बेटे यहां पर पहले तो डबल लाइन से क्लोज कर दो। ये लो बेटे, एक लाइन ये खींची, एक लाइन मैंने ये खींची, डबल लाइन से क्लोज कर दो कि भाई हमारी अकाउंटिंग फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बन चुकी है। आगे चलते हैं।
सर इसी के साथ इन्होंने कहा है कि एक बैलेंस शीट बना के भी बताओ। मैंने कहा ठीक है, ये लो बेटे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में करना कुछ नहीं है, जितने भी आइटम आपको दिए हुए हैं उन आइटम को आपको सलीके से अरेंज करके दिखा देना है। सर सलीके से अरेंज करके दिखाने का क्या मतलब है आपका? मैंने कहा बेटे मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि जितनी भी मेरी एसेट्स हैं उन सारी एसेट्स को मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूं। जितनी भी मेरी लायबिलिटीज हैं या कैपिटल है, लायबिलिटी एंड कैपिटल, उनको मैं एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं। बस जब आप अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को इस तरीके से टी फॉर्म में, इसको कहते हैं बेटे हम लोग टी फॉर्म, क्योंकि ये टी के जैसा दिखता है, देयरफॉर इट इज नोन एज टी फॉर्म। तो इस तरीके से अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो इसको कहा जाता है बैलेंस शीट। ठीक है सर, अरेंज करो। सुनो, मेरे पास कैश की एसेट है 62,000, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश 62,000। मेरे पास स्टॉक की एसेट है 11,000 रुपीज। मेरी एक और एसेट है बेटे एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर की एसेट है बेटे 6,000 रुपीज की। और मेरे पास नहीं, स्टॉक की एसेट है 10,000 की। सॉरी, स्टॉक की एसेट है 10,000 की, एडवांस टू सप्लायर 6,000, और मेरी डेटर्स की नाम की एसेट है 1,200 रुपीज की। ठीक है सर। अब लायबिलिटी साइड में चलूं तो मेरी कैपिटल का बैलेंस होता है बेटे, यहां पर कैपिटल बैलेंस है 79,000 रुपीज का। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स सर नहीं है। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं बेटे, नाम तो लिखा जा सकता है। क्रेडिटर फॉर गुड्स ये है बेटे निल। अगला है क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस ये हैं बेटे 200 रुपीज के। आगे चलूं सर, एडवांस टू सप्लायर कैन बी रिटर्न एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, लिख सकते हैं बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने फिलहाल सप्लायर को एडवांस दिए, इसलिए उसको पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मैंने एडवांस टू सप्लायर लिखा है, और कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसका नाम बदल देंगे तो। आगे चलते हैं। इसके बाद बेटे अब चेक करो क्या मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है। सर टैली होने का मतलब क्या बेटे? लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के बराबर होता है, हाँ या ना? 79,200। एसेट का टोटल देखते हैं 60, एसेट का टोटल देखते हैं बेटे 62,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 इज इक्वल टू 79,200। बेटे जहां पर एसेट का टोटल लायबिलिटी के टोटल के बराबर हो जाए इसको कहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली कर गई। The total of asset and the total of liability being agree with। आगे चले, यस सर टैली हो गई बैलेंस शीट। सर और क्या हो सकता है? हाँ बेटे ये तो हो गई हमारी पुराने जमाने की बैलेंस शीट। सर पुराने जमाने की क्यों बेटे? पुराने जमाने की इसलिए क्योंकि जैसे जैसे अकाउंटिंग अब अपना रूप बदल रही है उसी के हिसाब से आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं। पहले के जमाने में चला करती थी, अभी भी चलती है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन पहले के जमाने में यानी कुछ दिनों बाद शायद ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही खत्म हो जाए हो सकता है बेटे जब तक आप सीए बन के निकलो तब तक बेटे टी फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट अपना पूरी तरह से आइडेंटिटी खत्म कर चुके। तो सर आजकल क्या होने लगा? आजकल बेटे बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनने लगी है। आजकल बैलेंस शीट कैसे बनती है वो समझो। ठीक है सर, समझाओ। आजकल जो बेटे बैलेंस शीट बनने लगी है वो बनने लगी है बेटे वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। सर वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ये क्या होता है बेटे? इस बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले लिखी जाती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये जो बैलेंस शीट है इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल। आपके पास में बेटे कैपिटल है 79,000 रुपीज की, 79,000, और लायबिलिटी के नाम पे है आपके पास में क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स थे बेटे आपके पास में निल। एक है बेटे आपके क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस बेटे 200 रुपीज के, और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यहीं पे इसका टोटल करके दिखाओ तो टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी इज 79,200, और बाद में लिख के दिखाई जाती है बेटे आपकी एसेट्स। अच्छा ओके, बाद में लिखी जाएंगी बेटे आपकी एसेट। एसेट में हमारे पास में क्या क्या था? सर सबसे पहले था हमारा कैश बैलेंस 62,000,
उसके बाद में था बेटे हमारे पास स्टॉक की एसेट थी ₹10,000। उसके बाद था हमारे पास में एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर है बेटे ₹6,000। उसके बाद में हमारी एक और एसेट थी डेटर्स की, हमारी डेटर्स की एसेट थी ₹1,200। आगे चलते हैं बेटे। हाँ, तो 62,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,200 इज इक्वल टू 79,200। हाँ बेटे, आजकल ये जो बैलेंस शीट बनने लगी है, इस बैलेंस शीट को अब हमने नाम दे दिया। पहले ये जो बैलेंस शीट पहले जो बैलेंस शीट चला करती थी सर, उसको क्या कहते थे? पहले जो बैलेंस शीट चला करती थी इसको कहते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन आजकल जो बैलेंस शीट बनती है इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो आजकल जो नया जमाना आ रहा है, आपकी जो नई अकाउंटिंग हो रही है उसमें वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ज्यादा बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट कम बनाई जाती है। आपके सीए फाउंडेशन के अंदर जो पेपर होगा उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में जहां उनको बैलेंस शीट देनी हो वहां पर वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही आपको देंगे। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूट हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट को प्रचलन में से बाहर कर दे, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो तो इंस्टीट्यूट को ही एप्लीकेबल करवानी है। तो हो सकता है कि आपके ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ सीए शायद धीरे धीरे करके आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट दिखना ही बंद हो जाए और वहां पे सब जगह क्या आ जाए? वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट आ जाए। सर अब सवाल ये उठता है कि सर अच्छी भली हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट तो थी, ये क्यों नए नए तमाशे कर रहे हैं? सर पहले अच्छी भली हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट थी, अब इनको वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में इंटरेस्ट आ गया। सर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? हाँ, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये सवाल जरूर बनता है यहां पर। हाँ बेटे, आप सभी ने अगर लिख लिया हो तो आप लोग बेटे जल्दी बताओ, क्या आप सभी लोगों का यहां तक लिख के हो गया है? कुछ छूटा तो नहीं है? बोलो बेटे, जल्दी बताओ, फटाफट जवाब दो बेटे। यस सर, उत्कर्ष ने कहा बेटे यस सर। और किसी का कुछ लिखना बाकी? तनु ने भी कहा यस सर। पारस बेटे जल्दी बताओ, क्या आपने लिख लिया है? आपका लिख के हो चुका है बेटे वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। मैंने पहले ही कहा था बेटे, शुरू के 3-4 चैप्टर में हम अपनी स्पीड को एकदम कम रखेंगे। स्पीड को कम, यस सर, स्पीड को कम रखने का कारण यह है ताकि मैं आपको बीच बीच में जो आप सर बट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन तो है ना आपके पास में? आप बेटे जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है वहां पर मैंने अभी आपको क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल भेजी है अपने मोबाइल से। बेटे आप व्हाट्सएप से डाउनलोड करें उसको। ये लो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं वैसे तो आपको, लेकिन आपके बेटे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी आए होंगे। देखो नोट्स आया होगा, नोट्स आए होंगे, उसमें लिखा होगा टू और अकाउंटिंग इक्वेशन। तनु बेटे चेक करो क्या नोट्स आपको मिले कि नहीं मिले? यस सर मिल गए। तो वहां से ही बेटे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सुनो, मैंने कहा था बेटे शुरू के 2-3-4 चैप्टर तक हम अपनी स्पीड को कम रखेंगे। कम रखने का कारण, कम रखने के दो ही कारण है। मुझे आपको अकाउंट के प्रैक्टिकल के साथ साथ जितनी थ्योरी पॉसिबल है उतनी थ्योरी भी यहां पर समझानी है। अब सारी की सारी थ्योरी तो बेटे एक दिन में समझाई नहीं जा सकती, या सारी की सारी थ्योरी एक साथ में समझाना बिल्कुल मेरे हिसाब से इलॉजिकल और इर्रेशनल है। इलॉजिकल और इर्रेशनल इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेटली बेटे जिस थ्योरी की जहां रेलेवेंसी है, जो थ्योरी जहां पर समझाई जानी चाहिए, अगर उस समय उसको समझाया जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। अब सवाल यह है, फिर मन में बेटे दिमाग, मैंने जैसे ही कहा कि पहले जो हमारी बैलेंस शीट चला करती थी पहले जो हमारी बैलेंस शीट चला करती थी बेटे, उसी बैलेंस शीट में अब पहले चला करती थी हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, लेकिन अब आ गई है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। सवाल यह आता है कि सर ऐसा किया क्यों? क्यों हम ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? क्या इस बैलेंस शीट में हमको दिक्कत थी? हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में हमें क्या दिक्कत थी? सर कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी एसेट की टोटल कैपिटल और लायबिलिटी की टोटल के बराबर दिख रही है, यहां पर भी सर एसेट की टोटल कैपिटल और लायबिलिटी की टोटल के बराबर दिख रही है। अंतर आया तो सिर्फ इतना आया कि सर यहां पे लेफ्ट राइट कर रहे थे, यहां पे ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो इसमें क्या बदला और ऐसा काम क्यों करना पड़ा? सर हाँ, ऐसा काम क्यों करना पड़ा, शायद बेटे ऐसा काम क्यों करना पड़ा होगा, यह मैं आपको समझाने की 1 मिनट में कोशिश करता हूं। इसके लिए मुझे चाहिए एक खाली पेज। हाँ, ये खाली पेज सही है, ठीक है, ओके सर, ये ले लो। कहाँ है? ये है।
हाँ सर, ये बैलेंस शीट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सुनो, अगर इस बैलेंस शीट को बनाने की क्या जरूरत पड़ी होगी ये समझना है तो हम अकाउंटिंग के अंदर एक बात करते हैं जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो भी समझा रहा हूं बेटे, टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, सब समझाता हूं ये क्या होता है। अकाउंटिंग कहती है कि बस अकाउंटिंग कहती है कि भाई आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अकाउंटिंग तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसमें कुछ क्वालिटेटिव पॉइंट्स जो हम आपको बता रहे हैं वो क्वालिटेटिव पॉइंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तभी हम मानेंगे कि आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है। सर कौन कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर बेटे? सबसे पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि पढ़ने वाला आपकी अकाउंटिंग को पढ़ के ही समझ जाए कि आप किस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की बात कर रहे हैं। यानी आपको अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी चाहिए, और अकाउंटिंग करते समय डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि कोई भी आपकी अकाउंटिंग को जब पढ़े तो अकाउंटिंग या उसके रिजल्ट्स को पढ़ते समय उसको सारी बातें एकदम से समझ में आ जाए। सर इसका हमारी बैलेंस शीट के फॉर्मेट से क्या लेना देना है? बात तो सही है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट से क्या लेना देना है? सुनो, अगर बेटे मैं यहां पर बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में लिखूं मैं एसेट्स और लेफ्ट हैंड साइड में लिखूं मैं लायबिलिटी, तो क्योंकि आप अकाउंटेंट हैं, आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, आपको डेबिट क्रेडिट मालूम है, आपको एसेट लायबिलिटी मालूम है, इसलिए मैं बैलेंस शीट आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करूं या बैलेंस शीट में आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा ठीक है, ये लिखिए यहां पर कैपिटल एंड लायबिलिटी, कैपिटल एंड लायबिलिटी, और ये लिखिए यहां पर एसेट। असल में बेटे दो चीजें बदली गई हैं। जो पुरानी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग हुआ करती थी लायबिलिटी, अब यहां पर बेटे हेडिंग हुई है कैपिटल एंड लायबिलिटी। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस साइड में बेटे आप सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल और साथ में आप अपनी जो दूसरी अदर लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दोनों लिखते हैं। अब जब आप यहां कैपिटल लिखते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सीए कर रहे हैं, आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आता है, तो यू कैन डिस्क्रिमिनेट कि ये कैपिटल है, कैपिटल का मतलब ये वो पैसा है, ये वो फंड है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के अंदर लगाया है, लेकिन ये लायबिलिटी है मतलब ये वो पैसा है जो हमको फ्यूचर में आउटसाइडर को पे करना है। लेकिन बेटे एक बात बताओ, डॉक्टर साहब भी तो अपना क्लिनिक और अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, अकाउंटिंग तो वो भी कर रहे हैं। वकील साहब भी तो बेटे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकाउंटिंग तो उनको भी करनी पड़ रही है। तो डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, अब बेटे कोई आदमी ऐसा है जो सवेरे शाम बढ़िया महंगी महंगी पेंटिंगें बना बना के अपना पैसा कमाता है, तो बेटे अकाउंटिंग तो वो भी कर रहा होगा। एक कोई ऐसा जो एक्टर है मूवीज में और वेब सीरीज में यहां वहां काम करके, अब बेटे मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू भैया ने इतने पैसे कमाए, कालीन भैया ने इतने पैसे कमाए, अकाउंटिंग तो वो भी कर रहे होंगे ना, इनकम टैक्स तो उनको ही भरना है। तो ऐसी कंडीशन है बेटे, लेकिन ये लोग अकाउंटेंट थोड़े ना, इनको थोड़े डेबिट और क्रेडिट समझता है। अब बेटे अब तुमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी कैपिटल और लिख दी लायबिलिटी, हेडिंग में लिख रहे हो आप लायबिलिटी, तो बेटे बताओ गुड्डू भैया को, कालीन भैया को और माधुरी दीक्षित को और सलमान खान को, इनको क्या समझ में आएगा? उनको लगेगा ये वो पैसा है जो हमें बाहर वालों को, उधारी वालों को पे करना है, ये वो पैसा है जो हमको उधारी वालों को पे करना है, क्योंकि उनको तो कैपिटल का मतलब ही नहीं मालूम। बस वो तो देख रहे हैं कि कैपिटल कहां लिखी है, लायबिलिटी साइड में लिखी है, तो उन्होंने मान लिया कि ये पैसा भी शायद हमको बाहर वालों को पे करना है, लेकिन असल में पैसा बाहर वालों को पे नहीं करना, ये तो बेटे ओनर की तरफ की इंटरनल लायबिलिटी है। तो पुरानी बैलेंस शीट के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि हम कैपिटल को लायबिलिटी के साइड के, कैपिटल को लायबिलिटी साइड में ही लिखते थे और हेडिंग में सिर्फ लायबिलिटी लिखी जाती थी। तो सर हेडिंग बदल देते ना, फॉर्मेट बदलने की क्या जरूरत थी? हाँ, असल में बाद में बेटे समझ में आया कि अगर बैलेंस शीट को इस तरीके से टी फॉर्म में प्रेजेंट ना करते हुए अगर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो यूजर को बैलेंस शीट का डेटा पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। हु आर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में डिस्कशन हमारा पहले हो चुका है, अब मैं सिर्फ यूजर वर्ड बोला करूंगा। हाँ, किसी को बेटे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाउट है? जल्दी बोलो यस और नो, फटाफट बोलो बेटे, क्योंकि मैंने थ्योरी डिस्कस करके अगले क्वेश्चन पे जाना है। नो सर, चलते हैं आगे। तो बेटे अगर अब ऐसा लगता है कि यूजर को अगर डेटा टी फॉर्म में प्रेजेंट ना करके अगर वर्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए तो यूजर को ये डेटा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सर कैसे? सुनो, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है जिसकी आपने हेडिंग लिखी है इक्विटी एंड लायबिलिटी,
अगर कोई आपसे पूछे जिसने कॉमर्स ना पढ़ी हो, जिसने डेबिट क्रेडिट जिंदगी में ना पढ़ रखा हो, कॉमर्स से जिसका कभी 2-4 पाला ही ना पढ़ा हो, किसी ने पूछा कि सर ये क्या है, तो इससे कहना बेटा ये है तेरे सोर्सेज ऑफ फंड, These are all the sources of funds। अपना बिजनेस करने के लिए तुम्हें जो पैसों की जरूरत थी, तुमने अपने पैसों का इंतजाम कहां से किया है वो लिखा है ऊपर, और जो तुम्हारे पास पैसा आया उस पैसे को तुमने कहां कहां इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो हमने कह दिया कि तुम कहां से पैसे लाए और उस पैसे का तुमने कहां इस्तेमाल किया, वो लिखा है नीचे। अब बेटे इतना बोल दो, सामने वाले के हाथ में बैलेंस शीट पकड़ा दो, अब उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी अपने आप चुपचाप। अब उसको यह भी समझ में आ जाएगा कि यह लिखा है कैपिटल, ये मेरा पैसा है जो मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। यह लिखा है बैंक लोन, यानी ये पैसों का इंतजाम मैं बैंक से लोन लेके आया। यहां पे लिखा है क्रेडिटर, तो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि इस पैसों का इंतजाम मैंने बाहर से, या इस फंड का इंतजाम मैंने बाहर से क्रेडिट में गुड्स खरीद के किया है। फिर आप यहां पे दिखाओगे एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कुछ पैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग बनाने में खर्च किए हैं, कुछ पैसे मैंने फर्नीचर एक्वायर करने में खर्च किए, कुछ पैसे मैंने स्टॉक में खर्च किए। इस तरीके से बेटे व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये भी उसके समझ में आ जाएगी। तो पहले कैपिटल और लायबिलिटी क्यों लिखा गया, इसका एक ही लॉजिक मुझे अभी तक समझ में आया, वो ये है कि पहले आप अपने पैसों का इंतजाम करते, बाद में उसको खर्च करते हैं। तो इसीलिए पहले कहां से आपने अपने पैसों का इंतजाम किया है, सोर्स ऑफ फंड, और सोर्स ऑफ फंड दो ही हो सकते हैं आपके, कैपिटल एंड लायबिलिटी। और जब पैसों का इंतजाम हो गया, इस पैसों को आपने कहां कहां इस्तेमाल किया है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो बताओ बेटे एप्लीकेशन ऑफ फंड पहले आएगा कि सोर्स ऑफ फंड पहले आएगा? सर पहले तो सोर्स ऑफ फंड आएगा ना, कि कहां से हमने पैसे का इंतजाम किया, उसके बाद ही तो उस फंड की एप्लीकेशन होगी। इसीलिए पहले सोर्स ऑफ फंड लिखा, बाद में एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखा। इसीलिए अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हमारे यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, और खासकर वो यूजर जिन्होंने कभी डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ रखी, जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ रखी, जिन्होंने अकाउंट से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इसीलिए आजकल वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चलन बढ़ गया है। सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वर्टिकल फॉर्म में आ गया। हाँ बेटे आजकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वर्टिकल फॉर्म में आ गया है। आप जब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, तो आप बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी इनकम होती थी उसको क्रेडिट में लिखते थे, जितने खर्चे होते थे उनको डेबिट में लिखते थे। आजकल सिस्टम बदल गया है। आजकल जब आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय यह भी वर्टिकल फॉर्म में आ गया है। यहां पे सबसे पहले लिखी जाती है इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है सारी इनकम लिख दो, यहां पे इनकम का टोटल कर दो। इनकम का टोटल करने के बाद जितने भी आपके खर्चे हैं आप इन खर्चों को लिखो, एक खर्चा, दो खर्चा, तीन खर्चा, सारे खर्चों की टोटल करो। फिर उसके बाद इनकम में से खर्चे को माइनस करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालो। अब बताओ बेटे, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी क्रिएट करता है कि इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी क्लियर करता है? सोचो ना बेटे, एक आदमी जिसने डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ा वो तो यही सोचेगा कि ये इनकम को यहां क्यों लिखा, खर्चों को यहां क्यों लिखा। फिर आप कहते हो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट है, वो सोचता बैलेंसिंग फिगर कहां से, उसको तो कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। लेकिन अगर आप एक इस तरीके से आपने पहले लिख ली इनकम, बाद में लिख लिए खर्चे, फिर इनकम में से खर्चों को माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकाल के बता रहे हो, तो कोई भी कितना भी लेमन क्यों ना हो, कोई भी कितना भी अनजान आदमी क्यों ना हो जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ रखी होगी, उसको भी समझ में आ जाएगा कि इन्होंने प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला है। ये रही मेरी अकाउंटिंग पीरियड की इनकम, ये रही मेरी अकाउंटिंग पीरियड के सारे खर्चे, दोनों के डिफरेंस से आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए आजकल वर्टिकल फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चलन बढ़ गया है। सर ऐसा क्यों बता रहे हो आप? ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सबसे आखिरी चैप्टर आप जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंटिंग, जिसके आप अंदर आपने पढ़ रखा था इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। उसी के अंदर आपको जो कंपनियों की बैलेंस शीट है और कंपनियों का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी एक जनरल डिस्कशन वाला टॉपिक भी आता है। और कंपनियों की जितनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनने लगी हो सारी की सारी वर्टिकल फॉर्म के बेसिस पर बनने लगी है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। चलो आगे, ये था बेटे रीजन। तो सर हम किस तरीके से बनाएंगे? जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो आप इसी के साथ में कंफर्टेबल हैं और आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ही बनाते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हाँ सर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लो, अरे बाप रे ये कैसा क्वेश्चन आ गया? अरे सर इसमें तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी ही नहीं है। हाँ यही तो है ये क्वेश्चन बेटे, ऐसे क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद में भी कोई कहां क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन नंबर 6
4, इसके बाद बेटे 3rd 4th 5th 6th, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया वो तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था कि कब किस ट्रांजैक्शन के कारण कौन सी एसेट इंक्रीज होती है, कौन सी एसेट डिक्रीज होती है, लेकिन अब फाइनली देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड यानी शुरुआत में आपके पास में ये थी, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपके पास में ये सिचुएशन थी एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल की। आगे चलते हैं। रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। अभी तक बेटे हमने प्रॉफिट नहीं निकाला था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसी इक्वेशन को रीसेट करो और रीसेट करके अपना प्रॉफिट या लॉस भी निकाल के बताओ। सर इससे प्रॉफिट या लॉस निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्यों नहीं निकाला जा सकता। आगे चलते हैं। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और आखिरी में साल के खत्म होते समय आप इसकी एक बैलेंस शीट बना के भी दिखाएं। ठीक है सर, चलो आगे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन्होंने क्या मांग रखा है, ये कहना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन बना के बताओ। शुरू करें? यस सर, शुरू करते हैं। चलो लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन नंबर 3। उम्मीद है बेटे आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। उम्मीद है बेटे आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। यस सर, बिल्कुल आपके साथ साथ लिख रहे हैं। हम आपके साथ साथ हैं सर, हम साथ साथ हैं। ओके चलो, पहला अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलो बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटे, बताओ। अब आप बताएंगे और मैं लिखूंगा, जैसा जैसा आप बोलोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? बोलो बेटे बोलो। सर अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हाँ, एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये होती है बेटे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहां पर इन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन को डेवलप करने कहा है, तब सबसे पहले चाहिए बेटे मुझे एसेट। तो पहले मैं निकालेंगे, यहां पर बनाएंगे फॉर बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर के लिए मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। बिगिनिंग ऑफ ईयर के लिए मुझे अपनी सारी एसेट ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है सर, एसेट ढूंढेंगे। कैपिटल नहीं चाहिए, लोन नहीं चाहिए, ट्रेड पेएबल। हाँ, पहली एसेट जो काम की मिली वो थी फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी एसेट काम की मिली इन्वेंट्री, तीसरी ट्रेड रिसीवेबल, चौथी कैश एट बैंक। ये है बेटे मेरी एसेट्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए, इसी फॉर्मेट को यूज कर लेते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। सबसे पहले मुझे चाहिए एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स थी? सर फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। सबसे पहले बेटे फिक्स्ड एसेट, फिर दूसरा था इन्वेंट्री, फिर तीसरा है ट्रेड रिसीवेबल, फिर चौथा है कैश ऑब्लिक बैंक। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर अगर देखा जाए तो मेरे पास में 12,800 रुपीज की फिक्स्ड एसेट्स हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर बेटे 22,600 की मेरे पास में इन्वेंट्री है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 17,500 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 15,300 का कैश और बैंक बैलेंस है। अगर मैं टोटल करूं तो इससे मिलेगी मेरी एसेट 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300, तो टोटल ऑफ एसेट होती है 68,200 रुपीज की। साथ में मुझे क्या चाहिए सर? साथ में मुझे चाहिए लायबिलिटीज। आओ लायबिलिटीज ढूंढें। हमारे क्वेश्चन के अंदर पहली लायबिलिटी है लोन, दूसरी लायबिलिटी है ट्रेड पेएबल। लोन, अरे यार, लोन की लायबिलिटी हमारे कितने रुपए की है? सर लोन की लायबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर है 11,500 रुपीज। इसके बाद है दोस्त कैपिटल। बताओ कैपिटल की लायबिलिटी कितनी? सॉरी, लोन के बाद होना चाहिए ट्रेड पेएबल। क्या क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, लोन के बाद दूसरी लायबिलिटी होनी चाहिए ट्रेड पेएबल। बोलो बेटे ट्रेड पेएबल की लायबिलिटी कितनी? सर ट्रेड पेएबल की लायबिलिटी है 5,700 रुपीज की।
टोटल करके देखा जाए तो 11,500 प्लस 5,700 इज इक्वल टू ये होना चाहिए 17,200 रुपीज। इसके बाद क्या कैपिटल दी हुई है? यस सर, कैपिटल भी दी हुई है, सी कैपिटल। बताओ बेटे एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कैपिटल कितनी है? सर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कैपिटल है 51,000 रुपीज की। सफिशिएंट डेटा है, इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एसेट should be equal to capital plus liability। साल की शुरुआत में हमारी एसेट थी 68,200 की, साल के शुरुआत में हमारी कैपिटल है 51,000 रुपीज की और साल की शुरुआत में हमारी लाइबिलिटीज हैं 17,200 रुपीज की। क्या हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है? सर 68,200 में से अगर माइनस कर दे 51,000 और अगर माइनस कर दे 17,200, मतलब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉपर टैली हो रही है। साथ में इन्होंने मांगा है बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन एट द एंड ऑफ ईयर। अब अगर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है एट द एंड ऑफ ईयर, अकाउंटिंग इक्वेशन एट द एंड ऑफ ईयर, तो मुझे साल के आखिरी की एसेट का डेटा चाहिए, साल के आखिरी की लायबिलिटी का डेटा चाहिए और साल के आखिरी की मुझे कैपिटल चाहिए। आओ बेटे ढूंढते हैं क्या क्या मिला। सबसे पहले एट द एंड ऑफ कैपिटल, एट द एंड ऑफ ईयर एसेट चाहिए। एट द एंड ऑफ ईयर हमारी एसेट का बैलेंस था, फिक्स्ड एसेट थी 12,720। उसके बाद इन्वेंट्री थी 22,900। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल थे 17,500। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है 15,600। टोटल अगर किया जाए तो निकल के आता है 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600, यानी एट द एंड ऑफ ईयर हमारी टोटल एसेट थी 68,720 की। बी में चाहिए मुझे लायबिलिटी। एट द एंड ऑफ ईयर लोन लायबिलिटी है 11,500 एंड ट्रेड पेएबल है 5,800। लोन लायबिलिटी है 11,500 और ट्रेड पेएबल है 5,800। तो एट द एंड ऑफ ईयर अगर देखा जाए तो मेरी टोटल लायबिलिटी है 11,500 प्लस 5,800 इज इक्वल टू 17,300। एट द एंड ऑफ ईयर मुझे कैपिटल चाहिए। सर नहीं मिली सर, कैपिटल के आगे तो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है बेटे। आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी? सर अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर बेटे मैं लायबिलिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूं तो क्या बच गया? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अगर मैं साल के आखिरी की एसेट में से साल के आखिरी की लायबिलिटी को माइनस करूं तो मुझे एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल भी मिल जाएगी। साल के आखिरी की एसेट कहां लिखी हुई है? सर पॉइंट नंबर ए में। यहां पर अगर मैं पॉइंट नंबर ए में से साल के आखिरी की एसेट जो कि कैलकुलेट की है मैंने पॉइंट नंबर बी में, ये माइनस कर दूं तो मुझे कैपिटल मिल जाएगी। तो एट द एंड ऑफ ईयर अगर मुझे अपनी एसेट और लायबिलिटी में से माइनस करके दिखाना हो तो 68,720 माइनस 17,300 एट द एंड ऑफ ईयर, यहां पर अब मेरी जो कैपिटल कैलकुलेट होती है वो होती है 51,420 रुपीस की। तो एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल नहीं दी हुई है, बट द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी विल ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट्स द बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये होगी बेटे एट द एंड ऑफ कैपिटल। अब बनाओ अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर डेवलप करनी हो तो सबसे पहले मुझे चाहिए द टोटल ऑफ एसेट। बोलो बेटे टोटल ऑफ एसेट कितना? एट द एंड ऑफ ईयर 68,720। ओके, एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल बैलेंस इज 51,420।
at the end of year the balance of total liability or the total of the liability is 17,300। चेक करके देखो कि अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होती है। आओ सर देखते हैं। 51,420 की कैपिटल प्लस 17,300 की लायबिलिटी तो 68,720 की आपकी एसेट लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होता है। इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर भी टैली कर जाती है। चलो ये तो हो गई हमारी पहली रिक्वायरमेंट। और क्या रिक्वायरमेंट थी? रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को रीसेट करो और अकाउंटिंग इक्वेशन को रीसेट करके प्रॉफिट या लॉस निकाल के बताओ। सर ये रीसेट करने का मतलब क्या है? प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा? हाँ पहले समझो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। हमारी अकाउंटिंग कहती है, एक नॉर्मली बिजनेसमैन क्या कहता है, एक अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा तरीका, बिजनेसमैन कहता है कि यहां से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, यहां पर आके मेरा एक साल खत्म हो गया, यहां पर आके मेरा ईयर एंड हो गया। मैं एक साल इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि मान के चल रहे हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और हमारा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि भाई आपका जो एक अकाउंटिंग पीरियड है, जनरली वो अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ्स का होना चाहिए। तो वही 12 मंथ्स का हम अपना अकाउंटिंग पीरियड लेके चल रहे हैं। इतना ठीक? यस सर। तो अब मैंने कहा बेटे अगर एक बिजनेसमैन यहां पर थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिजनेसमैन 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके, 2 लाख रुपीस की कैपिटल का इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू करता है और साल खत्म होते तक उसकी कैपिटल 3 लाख रुपए की हो जाती है। हिज कैपिटल इज वर्थ रुपीज 3 लाख। तो बताओ बेटे बिजनेसमैन ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस हुआ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटे, जवाब आपको देना, मेरी नजरें आपके मैसेज बॉक्स पे टिकी पड़ी हैं। बताओ बेटे अगर आप कोई एक बिजनेस शुरू करते हैं 2 लाख रुपीस का और जब 12 महीने साल आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि आपकी कैपिटल कितने की हो गई और पता चलता है कि सर हमारी कैपिटल हो गई अब 3 लाख रुपीस की। तो बताओ बेटे आपने यहां पर प्रॉफिट कमाया है कि आपको लॉस हुआ है, वो भी कितने रुपए का? बेटे मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं, बताएं बेटे यहां पर प्रॉफिट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है? वेदर यू हैव अर्न्ड द प्रॉफिट और यू हैव इनकर्ड द लॉसेस। बोलो बेटे बोलो, क्या यहां पे प्रॉफिट हुआ है या यहां पे लॉस हुआ है? सर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो अपना गुड्स खरीदने में कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, बिजनेस को रनिंग और मेंटेनेंस में कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, फिर उन्हीं गुड्स को बेच रहे हैं, उससे हम इनकम कमा रहे हैं। अब इनकम में से खर्चे माइनस कर दो तो क्या बच जाता है? प्रॉफिट। और यही प्रॉफिट आप अल्टीमेटली क्या करते थे? कैपिटल में ऐड करके दिखाते थे। तो इसका मतलब अगर मैं इस डेटा को रीड करूं तो आपने 2 लाख रुपीस की कैपिटल से बिजनेस शुरू किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब आप ये कहेंगे कि आपकी कैपिटल ग्रो हो रही है, या आप ये कहेंगे कैपिटल एक बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेसमैन, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि एक बिजनेसमैन ये कहेगा कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। और इन्वेस्टमेंट ग्रो कब करता है बेटे? इन्वेस्टमेंट ग्रो तभी करता है जब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। तो बढ़ी हुई कैपिटल, इंक्रीज्ड कैपिटल अपने आप में यह रिप्रेजेंट करती है कि बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है। यहीं पर अगर आपकी कैपिटल कम हो जाए और कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन ना हो, आजू बाजू दाएं बाएं की कोई अगर इंफॉर्मेशन ना दूं, तब आप ये मान लेते हैं कि क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो रही है इसका मतलब बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं। तो मैंने कहा बेटे यहां पे जो आपकी एट द एंड ऑफ ईयर कैपिटल है उसको अगर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर की कैपिटल से कंपेयर करूं तो मुझे प्रॉफिट या लॉस मिल सकता है। इसका मतलब मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। सर रीसेट द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है ना, ये रीसेट फॉर्म में अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट नंबर ए अकाउंटिंग इक्वेशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ये हो गया पार्ट बी अकाउंटिंग इक्वेशन एट द एंड ऑफ ईयर। अब बात आती है पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी में क्या है? तो पॉइंट नंबर सी में लिखेंगे बेटे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में हमने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया, ये निकालना है बेटे। ठीक है सर, निकालेंगे। चलो फिर प्रॉफिट या लॉस आप कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको लेनी है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। क्लोजिंग कैपिटल, सर क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? ये होती है बेटे कैपिटल एट एंड ऑफ ईयर।
साल के आखिरी में आपके पास में जितनी कैपिटल होती है उसको कहते हैं कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। साल के आखिरी में हमारे पास कितने की कैपिटल थी सर? 51,420 रुपीस की। इसी में से अगर मैं माइनस करा दूं ओपनिंग कैपिटल, सर ये ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? साल की शुरुआत में कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल की शुरुआत में जो कैपिटल आपके पास रही होगी, कैपिटल एट द बिगिनिंग। साल की शुरुआत में आपके पास में कैपिटल थी 51,000 रुपीस की। अगर मैं इस कैपिटल को माइनस कर दूं तो मेरे पास में बैलेंसिंग फिगर बच जाता है 420 का, और यही होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो करना कुछ नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करवा देना है। फिलहाल आपके लिए डिफरेंस का अमाउंट होगा आपके लिए प्रॉफिट। ठीक है सर, हमेशा बस यही दो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? नहीं बेटे, आपको कई जगह अलग एडजस्टमेंट भी करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि आपको पहले अपनी क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस करना पड़े ओपनिंग कैपिटल, फिर ये जो रिजल्टेंट फिगर आपका कैलकुलेट होगा इसमें आपको ऐड करना पड़ सकता है ड्राइंग्स। अभी मेरे पास में ड्राइंग्स का डेटा नहीं है, इसलिए मैंने ड्राइंग्स को एडजस्ट नहीं किया। ड्राइंग को ऐड करने के बाद आपको इसमें से माइनस करना पड़ सकता है एडिशनल कैपिटल। सर एडिशनल कैपिटल क्या होती है? भाई क्लोजिंग के ओपनिंग कैपिटल तो मतलब ये है कि इस साल के पहले जो भी बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। लेकिन हो सकता है कि अपने बिजनेस के एक्सपांशन के लिए जो पहले से बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके अलावा इस बिजनेसमैन ने करंट ईयर में और भी ज्यादा कैपिटल लगाई हो, बिजनेसमैन ने और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई एडिशनल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हुआ है करंट ईयर में तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा आपका प्रॉफिट या लॉस। सर ये कब आएगा? आगे आने वाले क्वेश्चन में सब आएगा बेटे, धीरे धीरे। तो फाइनली आपको ये काम करना पड़ सकता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग्स का डेटा दिया हुआ है और ना तो एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए दोनों के फिगर मैंने निल अज्यूम करके काम किया है। ठीक है, इसके बाद बेटे अगला जो काम है, अगला काम है डी पॉइंट। ये कह रहे हैं बैलेंस शीट बना के बताओ, और इस क्वेश्चन के दिए हुए डेटा के हिसाब से अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है तब मुझे नहीं लगता कि यहां पे अब बैलेंस शीट बनाना कोई नया काम है, इसलिए आई थिंक बेटे इस बैलेंस शीट को होमवर्क में दिया जा सकता है। हाँ सर होमवर्क में दे दो, ये बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट बनाते समय फॉर्मेट ऐसा यूज करना। सर ऐसा मतलब? हाँ ये वाला वर्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ही बनाएंगे। और यहां पर इसी साइड बेटे आप यहां पर लायबिलिटी लिख देना, यहां पर बेटे आप एसेट लिख देना, यहां पे साल की शुरुआत के फिगर लिख देना बिगिनिंग ऑफ ईयर, और यहां पर एंड ऑफ ईयर। यहां पर बेटे बिगिनिंग ऑफ ईयर और यहां पर एंड ऑफ ईयर। एक ही बैलेंस शीट बनाना, एक ही बैलेंस शीट में दोनों साल का डेटा को प्रेजेंट कर देना। इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे और ये होगा बेटे आपका होमवर्क। क्लियर है? बोलो बेटे यस और नो, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे मेरे क्लास के स्टूडेंट बोल दो, आज तो बोल दो बेटे, बोल के बता दो कि यस सर। यस सर, उत्कर्ष ने कहा यस, वेरी गुड बेटे। चलो ये आपका होमवर्क है। ठीक है सर, और होमवर्क ये लो बेटे, ये भी होमवर्क है। नहीं ये होमवर्क दूं? नहीं, हाँ नहीं, हाँ बोलो बेटे क्या कहते हो, क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क में देना चाहिए? मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या मुझे इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देना चाहिए। अच्छा बताओ बेटे बताओ, क्या मुझे क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क में दे देना चाहिए? यस सर दे देना चाहिए, वेरी गुड बेटे, यही उम्मीद थी। ये वाला क्वेश्चन बेटे होमवर्क में जरूर दे रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में सबसे पहले हम इस होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस होमवर्क के क्वेश्चन को चेक करेंगे, उसके बाद ही हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। सर फिफ्थ क्वेश्चन बेटे पढ़ के बताओ, क्या फिफ्थ क्वेश्चन मुझे होमवर्क में देना चाहिए? क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में लेना चाहते हैं? क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में लेना चाहते हैं? क्या मुझे ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दे देना चाहिए? बेटे मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस आपको यस और नो में आंसर देना है। सर पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ तो लेने दो, डिसाइड तो कर लेने दो, फिर बताते हैं। अच्छा ओके पढ़ लो। यस सर, बोलो ना बेटे जल्दी, हाँ या ना।
सर आपका क्या मन कर रहा है बेटे? मेरा मन तो कर रहा है कि इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे देना चाहिए। सर ऐसा मन आपका क्यों किया? ऐसा मन इसलिए किया क्योंकि बेटे ये जो क्वेश्चन है ये है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है। ये बिल्कुल बेटे उसकी दूसरी फोटोकॉपी है, बस अमाउंट बदले हुए हैं बेटे। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी एसेट्स दी हुई थी, डेटर्स, बिल्स रिसेवेबल, ये हो गई बेटे आप, स्टॉक, बैंक, कैश, ये हो गई बेटे आपकी एसेट। हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लायबिलिटीज दी हुई थी, बिल्स पेएबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स। बट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कैपिटल दी हुई थी, यहां पे नहीं दी हुई है। तो अगर आप अपनी एसेट के टोटल में से लायबिलिटी के टोटल को माइनस करेंगे तो कैपिटल मिल जाएगी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी कैपिटल मिल जाएगी, एट द एंड ऑफ ईयर भी कैपिटल मिल जाएगी। फिर क्या मांग रहे हैं? रीसेट द अकाउंटिंग इक्वेशन, वही अकाउंटिंग इक्वेशन बना के बतानी है। फिर ये कह रहे हैं क्या? फाइंड आउट द प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाल के बताओ। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये आपको प्रॉफिट देगा। फिर क्या कह रहे हैं? सर बैलेंस शीट बना के बताओ। हाँ बेटे, तो ये क्वेश्चन तो 101% आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे आपके होमवर्क में होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लास के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं होगा। मैं आंसर चेक करवाऊंगा लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं होगा। अगर कोई चीज डिटेल में डिस्कस होगी तो वो होगी क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक बेटे बात समझ में आ गई? जल्दी बोलो बेटे यस सर। जैसे यस सर बोलोगा फिर मैं कहूंगा कि ओके सर। हाँ, उत्कर्ष ने कहा ओके सर, ठीक है। पारस ने कहा यस सर। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अगर सारी बातें आज की क्लास की समझ में आई होंगी तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आती है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम वैसे भी क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, इसको क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। सर इसको भी अभी करवाओगे? नहीं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 को कल निपट लेंगे क्लास में। ये होमवर्क में भी नहीं है, कुछ नहीं है। तब तक के लिए बेटे बाय बाय। हाँ बेटे, बात समझ में आ गई। बाकी क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी बेटे कल मॉर्निंग में 9 o'clock। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। बेटे थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर अटेंडिंग माई क्लास।